आइए बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का 17वां क्लास करते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ है। बता रहा है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ है। इसका आंसर है प्रोटीन्स। आंसर क्या है? प्रोटीन्स है। कहने का मतलब क्या है वो समझिए। अगर शरीर की रचना की बात हो, शरीर वृद्धि करने की बात हो, तो वह आप प्रोटीन वाला सामान नहीं खाएंगे तो आपका शरीर वृद्धि नहीं होगा। तो इसलिए शरीर को वृद्धि करने में सबसे ज़्यादा सहायता कौन करता है? प्रोटीन। छोटे बच्चे को देखिएगा बॉर्नवीटा पिलाता है, महिलाओं को हॉर्लिक्स देता है, ओमेन प्लस, या फिर साधारण हॉर्लिक्स सब जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा क्या चीज़ का होता है? प्रोटीन का होता है। क्योंकि प्रोटीन से शरीर जो है वो आपको वृद्धि करता है। शरीर क्या करता है? वृद्धि करता है। तो बताइए, मानव शरीर रचना जैसे ही है यहाँ पर मानव शरीर रचना, तो याद कर लीजिए कि शरीर रचना में सबसे ज्यादा फेमस कौन है? प्रोटीन। आपका अगला प्रश्न है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? शरीर के रचना में सबसे ज्यादा कौन फेमस है? प्रोटीन। अब है आपको, अगर आपसे पूछ दे कि तारपीन का तेल, जो कि पीछे क्लास में पढ़े थे आप, तारपीन का तेल जो है वह किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? देखिए, तार चीर, क्या तार का जो आप तरकुन खाते हैं तो चीर के निकालना पड़ता है ना। इसलिए तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चीर के पेड़ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर के एक अंग, शरीर का एक अंग जो कभी भी विश्राम करता ही नहीं है, वो कभी विश्राम नहीं लेता है, एनी टाइम जब आप सोते हैं जागते हैं धड़कता रहता है, तो बताइए शरीर का कौन सा अंग है जो आपको कभी भी विश्राम यानी कि आराम नहीं करता है? बताइए। हृदय। तो बताइए, हृदय को हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं। दिल हमेशा मतलब आपको अपना वर्क करता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। बात समझ में रहा है? ठीक है, अगर ये बात करें कि हृदय की धड़कन की बात, हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। बात समझ में आ रहा है? बताएंगे आप लोग कि शरीर का कौन सा अंग है जो हमेशा वर्क करता रहता है? अब आपका अगला प्रश्न है, केकड़ा। बताइए, केकड़ा आप लोग जानते हैं? केकड़ा मतलब क्या होता है? कोकड़ा। क्या होता है? कोकड़ा। केकड़ा मतलब कोकड़ा। ठीक है, तो केकड़ा के पैर कितने होते हैं बताइए आप लोग? कोकड़ा को पैरों की संख्या जो होती है वो आपको 10 होता है। चलिए, तो याद रखिएगा कि केकड़ा जो है आपको वो उसके पास कितने पैर होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। ठीक है, तो केकड़ा के पैरों की कुल संख्या 10 है। अगला है कि गर्म खून वाले जंतु। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसका खून कैसा होता है? तो गर्म खून वाले जंतुओं में उच्च शारीरिक तापमान जो बना रहता है, मतलब उसका शरीर का तापमान जो हाई बना रहता है, उच्च बना रहता है, वह आपको ऐसा क्यों, उसका शरीर का तापमान हाई क्यों बना रहता है? क्योंकि वह तेजी से चल सके। अब वैसे भी समझ लीजिए, जब आपको कभी किसी बात से गुस्सा आ जाता है, आपका माथा गर्म हो जाता है, तो आप कोई भी काम कैसे करते हैं? फेंक ठाक के करते हैं, तेजी से करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? इसलिए याद रखिए कि गर्म खून वाले है ना जंतुओं में उच्च शारीरिक तापमान क्यों होता है? तेजी से चल सके उसके लिए ना। बिल्कुल। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, जंतु जगत में, कहाँ पर? जंतु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन सा है? बंदर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, पीछे क्लास में जो हम बताए थे वह था विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का मतलब विकास की प्रक्रिया है, मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी जब कहेगा तो वो आपको बंदर होगा। प्राणी जब कहेगा निकटतम प्राणी तो बंदर हो जाएगा। और जब संबंधी की बात दे दे, मतलब संबंध बनाने की बात, रिलेशन की बात दे दे, रिश्तेदार की बात दे दे, उस परिस्थिति में आप गुरिल्ला मानिएगा। क्या मानिएगा? गुरिल्ला। देखिए, यहाँ पर संबंधी जब है तो संबंधी है तो आज न कल घूर के एवे करेगा, तो इसलिए घुरिल्ला। घुरिल्ला से याद कर लीजिए, गुरिल्ला। आता है ना? हाँ, वैसे भी शादी भी आज होता है तो उसमें घूर बहुर होता है ना, इसलिए घूर बहुर तो घूर के एवे करेगा, इसलिए घुरिल्ला। आप रिलेशन में हो तो घूर के एवे कीजिएगा ना। हाँ, घुरिल्ला तो घुरिल्ला। बात समझ में? इसलिए
जंतु क्या कहते हैं, मनुष्य का निकटतम संबंधी कहेगा तब क्या बनेगा, गोरिल्ला। निकटतम प्राणी कहेगा तब प से प्राणी, प फ ब से बंदर। निकटतम प्राणी तो बंदर। निकटतम संबंधी, गोरिल्ला। निकटतम रिश्तेदार गोरिल्ला। गोरिल्ला जो है शायद ही पानी पीता है, खास तौर पे यह अफ्रीका में देखने को मिलता है और अपने फल से अपने प्यास को बुझाने का काम करता है ये। ठीक है, अब अगला प्रश्न है सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली। तो बताइए कि मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, गुजरात में। गुजरात में। सूरजमुखी से तेल बनाया जाता है, नारियल से भी तेल बनता है और मूंगफली से भी तेल बनता है, याद रखिएगा। तो सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में क्या समानता है, मतलब आखिर इस दोनों में तुलना करने पर क्या समानता है, तो बोलेगा कि सभी से तेल उत्पादन होता है। क्या समानता है, तेल। क्या क्या चीज़ से तेल उत्पादन होता है बताइए तो आप लोग। मूंगफली, ठीक है ना। तो इस सबसे आपको तेल उत्पादन होता है, इसलिए इस दुनिया में ये तुलना करने पर बराबरी देखा गया है। अगला है कि मुख से निकली लार। जब आप कुछ खाते हैं तो देखिए यहाँ से लार निकलता है और लार निकलने के बाद वह नीचे ग्रास नली के माध्यम से नीचे जाता है, अभी देखे थे। तो मुख से निकली हुई लार किसका पाचन करती है, मतलब मुख से जो लार निकलता है वह किसका पाचन करता है, मंड या स्टार्च का, है ना। मुख से निकली हुई लार जो है वह किसका पाचन करता है, ठीक है। मुख से निकली हुई, कहाँ से लार निकलता है, मुख से। तो वह जो लार निकलता है वो किसका पाचन करता है, मंड या स्टार्च का पाचन करता है। बताएंगे आप लोग कि पीत तो यकृत, यानी कि पीत कहाँ से निकलता है, आप कहते हैं पीत जमा होता है, तो पीत जमा कहाँ पर होता है, तो हल्का प्रश्न है भाई। पित्त तो पिता से, गर्भ तो गर्भा से, मतलब गर्भ कहाँ रहता है, गर्भा से। तो पित्त कहाँ रहता है, पिता से। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है किसी पौधे का खाद्य चालन, देखिए खाद्य मतलब भोजन, तो भोजन को एक जगह से दूसरी जगह कौन करता है, भाई फ्लोएम करता है ना। जल का आदान प्रदान जो करता है वो जाइलम करता है, भोजन का कौन करता है, वही बात तो है। खाद्य मतलब क्या हुआ, भोजन। तो भोजन का जो आपको चालन करता है वो क्या करता है, फ्लोएम करता है ना। फ्लोएम को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पोषवाह। क्या कहते हैं, पोषवाह। तो बताएंगे आप लोग कि किसी पौधे का खाद्य चालन, देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, खाद्य चालन का। खाद्य चालन का मतलब क्या हुआ, खाद्य मतलब खाने वाला पदार्थ, तो खाद्य वाला चाल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, चलाना, ठीक है। तो खाद्य चालन जो है वह आपको कौन सा उत्तर करता है, फ्लोएम को हिंदी में क्या कहते हैं, पोषवाह। क्या कहते हैं, पोषवाह। क्या कहते हैं, पोषवाह कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हशीश पौधे के जिस भाग से प्राप्त की जाती है वह आपको कौन सा भाग रहता है, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से, ठीक है। हशीश पौधे, किस पौधे पर बात हो रही है, हशीश के पौधे। और हशीश पौधे के जिस भाग से प्राप्त किए जाते हैं वह आपको पौधे के कौन सा भाग से प्राप्त करते हैं, एक पत्तियों से और दूसरा है मादा पुष्पक्रम के निस्राव से, ठीक है। तो बस इसको हटा दीजिए, निस्राव हटा दीजिए, बस इतना याद रखिएगा। पत्तियों से और मादा पुष्पक्रम से, किससे, पत्तियों से और मादा पुष्पक्रम से, ठीक है ना। पत्तियों से और मादा पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है। बताइए हशीश के पौधे, हशीश पौधे जिस भाग से प्राप्त किए जाते हैं वो कौन सा भाग है, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम से, किससे, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम से। कौन से पौधे, हशीश पौधे, ठीक है। अगला है सी हॉर्स, सी हॉर्स, ठीक है ना। सी हॉर्स क्या है, तो देखिए अगर देखने से स्पष्ट हो तो हॉर्स मतलब क्या होता है, तो घोड़ा मर देगा बच्चा, लेकिन यहाँ सी हॉर्स, तो सी मतलब समझ लीजिए, सी का मतलब SEA, सी का मतलब होता है समुद्र। क्या होता है, समुद्र। और समुद्र का घोड़ा किसको कहेंगे भाई, मछली को। समुद्र में घोड़ा के जैसे कौन चलेगा, मछली। इसलिए अब बताइए क्लियर हो गया होगा, सी मतलब समुद्र और हॉर्स मतलब घोड़ा, तो समुद्र का घोड़ा किसको कहेंगे, मछली को। इसलिए सी हॉर्स क्या है, मछली है, यह एक मछली है।
अगला प्रश्न है, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिक मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? जब आप खाना बनाते हैं और उसको गर्म करते हैं तो बहुत सारा चीज़ जो है सो आपको विटामिन सब खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए डॉक्टर का सलाह कभी कभी किसी चीज़ को जो कच्चा खाने वाला है, डॉक्टर कच्चा खाने के लिए ही सलाह देता है, उबाल के खाने के लिए सलाह देता है कि उसका विटामिन कम से कम उसमें रहे। नहीं समझ में आ रहा है? तो बताइए कि कौन सा यौगिक जो है खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है? विटामिन। खाना पकाते समय जो है सो क्या समाप्त हो जाता है? विटामिन। चलिए, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, किसकी संख्या है? कशेरुक की संख्या है। किसकी संख्या है? कशेरुक की संख्या है। तो बताइए कि मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे, मांसपेशियों की संख्या 639 है। इसका आंसर आपको 640 भी रह सकता है, तो आप 39-40 मार सकते हैं, कोई डिफरेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो बताइए कशेरुक की संख्या कहेगा तो कितना होगा? कशेरुक की संख्या 33। अब बताइए आप, कशेरुक की संख्या 33 है, सही है। मांसपेशियों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा। अब आपका अगला प्रश्न है, किसी खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक मिलती है? सही बात है। प्रोटीन सबसे अधिक किसे मिलती है? सोयाबीन में मिलती है। अगला है कि वे कौन सी मछलियां है जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती है? व्यतीत करना मतलब बिताती है, बिताना। व्यतीत मतलब बिताना। कौन सी मछलियां है जो अधिकतम अपना समय समुद्र में बिताती है, लेकिन प्रजनन के समय, प्रजनन मतलब जनन, बच्चा पैदा करना, प्रजनन के समय मीठे पानी में चली जाती है? यानी कि जब वह बच्चा पैदा करने का समय होता है तो मीठे पानी में जाकर थपकार के बैठ जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो बच्चा पूछ रहा है आपको, कौन सी मछली है जो अधिकतम अपना समय तो समुद्र में बिताती है? बात समझ में आ रहा है? समुद्र में बिताते हैं। समुद्र में नमक कैसा होता है? नमकीन। समुद्र में पानी कैसा होता है? नमकीन। तो लेकिन जब प्रजनन करती है, जब बच्चा पैदा करना हो, तो वह मीठा मीठा पानी पी करके तब जाकर के बच्चा पैदा करता है। यानी कि प्रजनन के समय वह मीठे पानी में चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो मछली का नाम क्या है? उसका नाम है हिल्सा और सालमन, क्योंकि उसको जो है ना वो मीठा मीठा पानी पीने का क्या हिल्सा लग जाता है, इसलिए हिल्सा। और दूसरा, बच्चा जब पैदा करती है तो साल ओढ़ लेती है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए याद कर लीजिए कि हिल्सा और सालमन। हिल्सा और सालमन। बताइए वह कौन सी मछली है जो अधिकतम अपना समय समुद्र में बिताती है, लेकिन जब प्रजनन करने का वक्त आता है तो वह जो है आपको मीठे पानी में चली जाती है? हिल्सा और सालमन। हिल्सा और सालमन। बात समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने अपनी इस खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उन्होंने एक ऐसा चीज खोज किया जिसमें उसको कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार उनको मिला है ना? तो बता रहा है कि प्राप्त किया था। मानव शरीर की कोशिकाओं में भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। देखिए, एक व्यक्ति था जिन्होंने बताया कि मानव शरीर के कोशिकाओं में भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस तरह से होता है, इसके बारे में जानकारी दिया है। किस किस का वहन? पानी, नमक और पानी है। देखिए, शरीर के भीतर और शरीर के बाहर में कह रहा है नमक का और पानी का वहन होता है। वहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मतलब मानव शरीर की कोशिकाओं में भीतर और बाहर नमक और पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ऐसा किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो वैज्ञानिक का नाम है रॉडरिक मैक्किनॉन। क्या नाम है? रॉडरिक मैक्किनॉन। देखिए, आप रोड पर जो जाइएगा ना तो हम आपको बोलेंगे वो ऐसा कीजिए, गर्मी का समय है, थोड़ा आप भीतर से बाहर जब जाइएगा ना तो थोड़ा नमक और पानी आप पी लीजिए। क्या बोलेंगे? नमक और पानी पी लीजिए। तो वही बात यहाँ बता रहा है बेचारा। इन्होंने सर्च किया कि मानव शरीर में कोशिकाओं के भीतर और कोशिकाओं के बाहर है ना नमक और पानी का वहन किस प्रकार से होता है, ये वैज्ञानिक बताए थे। और इस वैज्ञानिक का नाम था रॉडरिक मैक्किनॉन। क्या नाम था? रॉडरिक मैक्किनॉन था इसका नाम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अगला प्रश्न है, गोल कृमि
एक मानव परजीवी है। गोल कृमि क्या है? एक मानव परजीवी है। यहाँ दो प्रश्न बनेगा। गोल कृमि क्या है? एक मानव परजीवी है। तो गोल कृमि जो एक मानव परजीवी है, जो वो कहाँ पाया है? ये पाया है बृहदांत्र में। कहाँ पाया है? बृहदांत्र में। गोल कृमि कहाँ पाया है? बृहदांत्र में। बृहदांत्र में पाया था। गोल कृमि कहाँ पाया है? बृहदांत्र में। अगर आपसे पूछ दे कि गोल कृमि क्या है, तो गोल कृमि मानव का एक परजीवी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात। अगला है, किसको देह निर्माता कहा था? बिना देखे बताइएगा। हम बताए थे कि शरीर की रचना की बात हो, शरीर की रचना की बात हो, तो शरीर का रचना वृद्धि किस पर होता है? प्रोटीन पर होता है। इसीलिए देह का निर्माण होगा ना, रचना होगा ना, इसलिए देह निर्माता किसको कहा जाएगा? प्रोटीन को। देह मतलब शरीर। शरीर का निर्माता, शरीर को निर्माण करने वाला जो है वो कौन है? प्रोटीन। वो कौन नहीं, मतलब क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, हरा पत्तेदार सब्जी में जो विटामिन पाया जाता है ना, हरा पत्तेदार सब्जी जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए। विटामिन ए पाया जाता है हरी पत्तेदार में, नहीं? चलिए, तो बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक श्रव्य क्षमता की रेंज कितनी होती है? कहता है कि एक स्वस्थ मानव प्राणी की श्रव्य क्षमता है ना, एक स्वस्थ मानव की, ठीक है, तो जरा इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि एक स्वस्थ मानव की श्रव्य क्षमता की रेंज कितनी होती है? बाकी जो कटा हुआ आप लोग भी काट देंगे। श्रव्य क्षमता का मतलब सुनने की क्षमता, यानी कि आप कितना से कितना सुन सकते हैं? 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल आप सुन सकते हैं। बताइए, आप कितना डेसिबल सुन सकते हैं? 30 से 40 डेसिबल। गोलू कितना डेसिबल सुन सकता 30 से है? 40 डेसिबल। और हम कितना डेसिबल सुन सकते 30 से हैं? 40 डेसिबल। एक बहरा आदमी कितना सुन सकता है? 30 से 40 डेसिबल। नहीं, यहाँ जब बहरा हो गया तो स्वस्थ नहीं रहा ना। जब बहरा हो गया कान से तो स्वस्थ नहीं रहा ना, तो वो ज्यादा सुनेगा। नहीं समझ में मेरा बात है भाई, कॉन्सेप्ट लीजिए। भाई साहब, जो बहरा है उसको ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है ना, तो कहने का मतलब उसको अधिक डेसिबल चाहिए। यहाँ प्रश्न में लिख दिया है कि एक स्वस्थ मानव जो स्वस्थ है, मतलब बहरा उड़ा नहीं है, उसको सुनने के लिए कितना डेसिबल? 30 से 40 डेसिबल। तो 30 से 40 डेसिबल। लेकिन जो स्वस्थ नहीं है, यानी कि बहरा है, उसको कितना डेसिबल चाहिए? तो 30 से 40 से ऊपर। 30 से 40 से ऊपर। बात समझ में आ रहा है? याद रखिएगा। चलिए, तो एक बात बता दीजिए कि ध्वनि का जो मात्रक होता है वो बताइए तो क्या होता है? डेसिबल होता है। सही बात है। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओहम। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर। किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मतलब आवेश। मीटर। क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड। चलिए, स्तनपायी। स्तनपायी का मतलब समझ गए? जिसके पास स्तन हो उसको स्तनपायी जीव कहते हैं। तो स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद जो करती है, वो कौन सी वाहिनियां मदद करती है? चलिए, अगला प्रश्न है आपका। हाँ, तो इस प्रश्न को जरा क्लियर कर दें। स्तनपायी जीव जो होते हैं, त्वचा में पाई जाने वाली संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है, वो लसिका वाहिनियां है। ठीक है, देखिए, साधारण बातों में इतना ही समझिए कि स्तनपायी जो भी जीव है उसके शरीर को गर्म रखने के लिए जो काम आता है वो किसका काम आता है? बस इतना ही समझिए। क्या बताइए? प्रश्न को जरा बोलिए तो। असाइन जीव को गर्म ये करने बोलिए के कि लिए जितने भी, हमको क्या बोले, अधूरा कर दिया आप। जितने भी स्तनपायी जीव है उसके शरीर को गर्म रखने के लिए लसिका वाही। कौन सा अंग मदद करता है? लसिका वाहिनियां। लसिका वाहिनियां। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिना निषेचन मतलब समझते हैं ना? बिना निषेचन के, है ना, अंडे के विकास को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब बिना निषेचन का ही जब अंडा का विकास होता है उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। जरा बोलिएगा। पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस। अब बोलिए। पार्थिनोजेनेसिस। गलत बोल रहे हैं आप लोग। पार्थिनोजेनेसिस।
पार्थिनोजेनेसिस। बोलिए पार्थिनोजेनेसिस। फिर से बोलिए। पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। अगर आपसे इसका उल्टा पूछ दे कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो कहेगा बिना निषेचन ही अंडा जो विकास होता है उसी को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है यक्षमा। यक्षमा में जो औषधि प्रयोग की जाती है वह कौन सी है, बताइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेप्टोमाइसिन बोलिएगा। यानी कि यक्षमा मतलब टीबी बीमारी में जो दवा यूज किया जाता है उस दवा का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम है इसका। क्या नाम है? देखिए वैसे यक्षमा मतलब हो गया आपको जो है सो टीबी। तो टीबी बीमारी होता है पोटा को चेक करता है ना, कफ को चेक करता है ना। कफ मतलब बलगम, वही चेक करता है ना। तो इसलिए पोटा से याद कर लीजिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब आपका अगला प्रश्न है ऊंट, जिसको मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, राजस्थान का जहाज कहा जाता है, बताइए। है ना, रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहिए, राजस्थान का जहाज कहिए, है ना, सब चलेगा। तो ऊंट को कहा जाता है, ऊंट का अंग्रेजी कैमल होता है। क्या होता है? कैमल। तो ऊंट मरुस्थल का जानवर है। मरुस्थल मतलब मरुस्थल, जहाँ का स्थल मरा हुआ है, मतलब जहाँ केवल बालू उसको मरुस्थल कहा जाता है। तो मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को। मरुस्थल का जानवर जो कई दिनों तक बिना पानी का रह सकता है। कई दिनों तक कैसे रह सकता है? बिना पानी का। देखिए ऊंट के शरीर पर जो आप ये देखते होंगे कुबर, वो कुबर में ही वो पानी जमा कर रखता है और अधिकतम वह 6 महीना तक पानी नहीं पी सकता है। उसके पास पानी का स्टोरेज रहता है, वह जमा करके रखता है अपने पानी को। वह कितना दिन तक पानी नहीं पी सकता है? 6 महीने तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक बिना पानी का रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होता है। जल और कोष, जलकोष का मतलब जल मतलब जल, और कोष मतलब होता है खजाना। कोष मतलब क्या होता है? खजाना। वहाँ पर वह जल को बचा करके रखता है। ठीक है, तो उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में, कहाँ पर? जठर जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होता है। उसके कारण से ही वो 6 महीने तक पानी नहीं पी सकता है। कहाँ पर जमा रहता है? जठर के ल्यूमेन की भित्ति में जलकोष रहता है। जल मतलब जल और कोष मतलब खजाना। अगला प्रश्न है रोगों के संचरण के लिए, संचरण मतलब फैलना, रोगों को फैलने के लिए उत्तरदायी कीटों का क्या नाम है? उस कीट का नाम पूछ रहा है। उस कीट का नाम है वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट का नाम पूछ रहा है। कीट का, किसका नाम पूछ रहा है? कीट फतिंगा समझते हैं ना, तो कीट का नाम है वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर। वेक्टर एक कीट का नाम है जो रोगों को संचरण करता है, मतलब रोगों को फैलाता है। तो बताइए रोगों को कौन फैलाता है? देखिए ऐसा सोच लीजिए, रोगों को जो फैलाएगा, मान के आपको हम बोलेंगे मिट्टी को फैला दीजिए, तो आप मिट्टी अपने एक जगह से दूसरे जगह क्या चीज़ ले जाएगा? ट्रैक्टर से। तो इसलिए ट्रैक्टर का मतलब यहाँ पे याद कर लीजिए वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि रोगों का संचरण के लिए कौन सा कीट उत्तरदायी होता है? वेक्टर। कौन सा कीट उत्तरदायी होता है? तो वेक्टर होता है। अगला है कि पोलियो क्या चीज़ से होता है, बताइए आप लोग। विषाणु। पोलियो वायरस से यानी कि विषाणु से होता है। तो वो जो शरीर में प्रवेश करता है, शरीर के किस अंग के द्वारा, बताइए? लार और नाक के स्राव से। कहाँ से प्रवेश करता है? लार समझते हैं ना, मतलब मुंह का जो लार होता है उससे, और दूसरा नाक के स्राव से। इसलिए नाक में बाल होना चाहिए, इस तरह से होल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो बताएंगे आप लोग कि पोलियो का विषाणु जो प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश करता है? लार के माध्यम से और नाक के स्राव से। ठीक है, अगला है कि मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की जो आयु होती है
लाल रुधिर कणिका का मतलब आरबीसी आरबीसी कितना दिन? 120 दिन। और वहीं अगर डब्ल्यूबीसी पूछ दे 19 से 21 तो दिन। डब्ल्यूबीसी मात्र 1 से 4 दिन ही जीवित रहता है। डब्ल्यूबीसी कितना से कितना दिन तक? 1 से 4 दिन। यही आरबीसी की बात करें तब 120 दिन। 120 दिन। आरबीसी कितना दिन? 120 दिन। देखिए आरबीसी में बीसी लगा हुआ है ना, तो बीसी तो 20 यानी कि 120। ठीक है, अब बात यहाँ ये रही आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी जो है और आरबीसी है। अब एक बात बताइए, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट हो गया व्हाइट ब्लड से। और आर से हो गया रेड। तो आप व्हाइट कपड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं कि रेड कपड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं? रेड कुछ अट्रैक्टिव लगता है। देखिए इनका भी रेड है, उनका भी रेड है, देखिए इनका भी रेड है। बात समझ में आ रहा है? ये देखिए ये पर्दा भी रेड है। तो रेड कपड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ना, इसलिए याद कर लीजिए कि जब जो ज़्यादा अट्रैक्ट कीजिएगा, जो ज़्यादा पसंद कीजिएगा, उसका जीवन काल भी ज़्यादा होगा। यानी कि किसका जीवन काल ज़्यादा होगा? आरबीसी का। फंसिएगा ज़्यादा, इसलिए ये ट्रिक आपको सेट कर रहे हैं हम। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? 120 दिन। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं की जो आयु होती है वो आपको कितनी होती है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी की 1 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी की। आइए अब आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है कि लाख जो बनाई जाती है, क्या चीज? लाख जो बनाई जाती है वो क्या चीज से बनाई जाती है बताइए? कीट से। लाख बनाई जाती है आपको कीट से। लाख किससे बनाई जाती है? ऐसा सोच लीजिए कि कोई आदमी ना कोरोना का किट या प्रेगनेंसी किट बेचता है, वो इतना बेचता है ना कि उससे वो लाख रुपया कमा लेता है। इसलिए याद कर लीजिए कि लाख किससे बनाई जाती है? कीट से। लाख किससे बनाई जाती है? कीट से बनाई जाती है। इसका अगला प्रश्न है विशालतम। विशालतम का मतलब क्या हुआ? बड़ा। बड़ा स्थल चर। स्थल मतलब भूमि पर और चर मतलब चरने वाला। तो बताइए स्थल पर चरने वाला सबसे बड़ा प्राणी जो है वो कौन सा है? हाथी। वह आपको चरने वाला बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। चरने वाला जब बात करें जानवर की तो वो अफ्रीकी हाथी होगी। अब देखिए मान लो जो चरता है तो वो उसको फ्री में चरता है ना, इसलिए उसी से याद कर लीजिए कि अगर कहेगा विशालतम, विशालतम मतलब सबसे बड़ा, स्थल चर मतलब स्थल पर चलने वाला जंतु कौन सा है? सेशन यहीं पर अंत होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।